गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, हमारा जो लेसन है ताज महल, जिसके कुछ क्लास हमने इससे पहले भी लिए, तो इस लेसन को आगे हम जारी रखते हुए शुरू करते हैं कि ताज महल जैसी खूबसूरत इमारत जो मुग़ल बादशाहों में एक मशहूर बादशाह गुजरा है शाहजहां, उसकी ये बनाई हुई इमारत जो मैंने पहले भी कह दिया है कि ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है। और इसको क्यों बनाया गया और कैसे बनाया गया, कहाँ से इसके लिए ये मटेरियल लाया गया और कहाँ से इसके ये इंजीनियर या बाकी जो काम करने वाले लोग हैं कितने इसमें लग गए, कहाँ से उनको बुलाया गया, तो इसको हमने पिछले लेसन में पढ़ा। और फिर जो ताजमहल का सदर दरवाज़ा है जिसकी बुलंदी 100 फुट है, जिसकी बुलंदी तकरीबन 100 फुट है, और इस सदर दरवाजे में जो एक और दरवाज़ा, खूबसूरत दरवाज़ा लगा हुआ है जिस पर अज़्ज़हाब की तस्वीरें बनी हुई है, और फिर सदर दरवाजे से आगे होते हुए 2 खुशनुमा पटरियां हैं, और इन पटरियों के दोनों तरफ सरों के दरख्त है, और पटरियों के बीच में एक नहर है, और नहर के बगल में ही एक बड़ा सा तालाब है, और जिसके अंदर रंग बिरंगी की मछलियां तैर रही हैं। तो इस बात को पार करने के बाद हम इस ताजमहल के दूसरे हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां पर ताजमहल की ये जो इमारत है ये खड़ी है। और ये जो ताजमहल की इमारत है ये एक चबूतरे पर खड़ी है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था। बाग को तय करने के बाद संग सुरुख का एक बड़ा सा चबूतरा मिलता है। जब हम ताजमहल के सामने जो ये बाग है इसको तय किया, इसको पार किया, इससे आगे बढ़ गए, इसको पीछे छोड़ दिया, तो फिर हमें संग सुरुख का यानी कि सुरुख पत्थरों का, संग का मतलब हो गया पत्थर, एक बड़ा सा चबूतरा मिलता है। एक बड़ी सी कुर्सी जैसी मिलती है। ये 995 फुट लंबा और 365 फुट चौड़ा और 4 फुट ऊंचा है। ये जो चबूतरा है, ये जो कुर्सी है, ये जो प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई 995 फुट है और इसकी चौड़ाई विड्थ जिसको हम बोलते हैं, इसकी चौड़ाई 365 फुट है, और ये जमीन की तह से, बाग की लेवल से ये 4 फुट ऊंचा है। इस चबूतरे पर संगमरमर की कुर्सी 313 फुट मुरब्बा और 18.5 फुट बुलंद है। तो फिर इस चबूतरे पर और एक कुर्सी है और एक चबूतरा है जिस जो मुरब्बा कितना है 313 फुट। मुरब्बा मैंने इससे पहले भी बता दिया, ऐसी कोई शक्ल, ऐसी कोई फिगर जिसके चारों अतराफ बराबर होंगे। तो ये जो संगमरमर की कुर्सी है, दूसरा चबूतरा संगमरमर की कुर्सी है, ये 313 फुट मुरब्बा है और 18.5 फुट बुलंद है। यानी कि ये जो चबूतरा है, ये वाला चबूतरा 18.5 फुट बुलंद है। इस कुर्सी के चारों कोनों पर संगमरमर के 4 मीनार हैं। तो ये जो दूसरा ये चबूतरा है, ये जो बड़ा चबूतरा है, तो इसके चारों तरफ पर संगमरमर के मीनार है। चारों कोनों पर जो इस चबूतरे के 4 कोने हैं, जो मुरब्बा चबूतरा है, इसके 4 कोनों पर 4 मीनार है, और वो किसके बने हुए हैं? संगमरमर के। हर मीनार की बुलंदी 133 फुट है, और इनमें से हर मीनार की बुलंदी जो है वो 133 फुट है। यानी कि हर कोई मीनार लंबाई में, बुलंदी में एक जैसा है। ये ऐसा नहीं है कि एक छोटा है दूसरा बड़ा है। तो हर कोई मीनार जो है, जो इस चबूतरे पर संगमरमर के 4 कोनों पर खड़े हैं, उनमें से हर एक की बुलंदी 133 फुट है। बीच में ताजमहल की अष्टपहल इमारत है, और इन
4 میناروں کے بیچ میں، اس چبوترے کے بیچ میں تاج محل کی 8 پہل عمارت ہے۔ تاج محل کی عمارت ہے، 8 پہل کا مطلب ہو گیا 8 کونوں والا، 8 سائڈ والا، 8 اطراف والا، جس کو آپ میتھ میں جیومیٹری میں کہہ سکتے ہیں ایکٹوگن۔ یہ عمارت بھی خالص سنگ مرمر کی ہے، اور جو یہ عمارت ہے، جو یہ 8 پہل 8 طرفوں والی عمارت ہے، یہ بھی صرف خالص کا مطلب ہو گیا صرف سنگ مرمر کی بنائی ہوئی ہے۔ محراب میں قرآن شریف کی آیتیں سنگ موسیٰ کے حرفوں میں خط تگرا میں لکھی ہے، اور اس عمارت کے جو محراب ہے، اس کے جو اطراف ہے، اس کی جو کھڑکیوں میں کے اندر جو خالی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر قرآن شریف کی آیتیں لکھی ہوئی ہے، اور ایسی لکھی ہوئی ہے سنگ موسیٰ کے حرفوں میں خط تگرا۔ خط تگرا میں نے اس سے پہلے بھی بتا دیا، جو شاہی طریقہ تھا لکھنے کا، بادشاہی طریقہ تھا لکھنے کا، اسی لکھنے کے انداز میں قرآن شریف کی آیتیں اس تاج محل کی عمارت کے محراب میں لکھی گئی ہے۔ ان حرفوں میں بھی وہی سنت ہے جو فاٹق کے حرفوں میں، تو ان حرفوں میں، ان آیات میں، قرآن شریف کے حرفوں میں بھی وہی کاریگری ہے جو فاٹق کے حرفوں میں ہے، جو ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیا کہ جو فاٹق ہے، اس کے دروازے پر، اس کے اطراف میں قرآن شریف کی آیتیں لکھی ہوئی ہے، اور جتنی یہ آیتیں بڑی دکھائی دے رہی ہے نیچے، اتنی ہی بڑی یہ دکھائی دے رہی ہیں کہاں پر؟ 80 فٹ کی بلندی پر بھی۔ تو اسی طرح یہ جو محرابیں ہیں، بالکل اسی کاریگری سے، اسی ہنر سے یہ حروف بھی، یہ قرآن شریف کے حروف بھی ان دیواروں پر، تاج محل کے دیواروں پر لکھے گئے ہیں۔ زمین سے تاج محل کی چھت 139 فٹ ہے، اور زمین سے اگر ہم لیں گے تو تاج محل کی چھت جو ہے، زمین سے لے کر، کرسی سے نہیں، پلیٹ فارم سے نہیں، چبوترے سے نہیں، بلکہ زمین کی لیول سے اگر ہم لیں گے تو اس کی چھت کی اونچائی 139 فٹ ہے، اور 6 انچ اونچی، 139 فٹ اور 6 انچ، یعنی کہ 139.5 فٹ، 139.5 فیٹ اس کی جو اونچائی ہے زمین سے لے کر ہے۔ چھت کے کونوں پر 4 گنبدیاں ہیں، اور اس چھت کے، اس تاج محل کا جو چھت ہے، اس کے 4 کونوں پر 4 چھوٹے چھوٹے گنبد ہیں۔ گنبدیاں ہو گئے چھوٹے گنبد، اور بیچ میں ایک بڑا سا گنبد ہے، اور ان کے بیچ میں اور ایک بڑا سا گنبد ہے، یعنی کہ بیچ والا گنبد بڑا ہے، اور جو 4 کونوں پر باقی گنبد ہے وہ اس بیچ والے گنبد سے چھوٹے ہیں۔ اس گنبد کا فیر 58 فٹ ہے، اور اس گنبد کی جو گرت ہے، اس گنبد کا جو فیر ہے، اس کا جو موٹائی ہے، ہم کہیں کہ موٹائی ہے، یہ 58 فٹ ہے۔ اس کے اوپر 30.5 فٹ اونچا سنہرا کلش ہے، تو پھر اس گنبد کے اوپر 30.5 فٹ اونچا، یعنی کہ 30.5 فیٹ اونچا سنہرا کلش ہے، سنہرا گنبد ہے۔ کلش کے سرے پر ایک بڑا سا چاند بنا ہوا، اور پھر اس کلش کے سرے پر، اس گنبد کے ٹاپ پر، اس کے سر پر ایک بڑا سا چاند بنایا گیا ہے۔ تاج محل کے اندر سنگ مرمر کی جالی دار دیواروں کا ایک احاطہ ہے۔ تو یہ تو تاج محل کی بیرونی شکل تھی کہ باہر سے کیسا دکھ رہا ہے۔ اب ہم تاج محل کے اندر جاتے ہیں تو تاج محل کے اندر سنگ مرمر کی جالی دار دیواروں کا ایک احاطہ ہے، یعنی کہ یہ جو تاج محل کی عمارت ہے، اس کے اندر جالی دار دیوار کھڑے کیے گئے ہیں، یعنی کہ ایسا لگ رہا ہے جو جالیوں کے بنائے ہوئے ہیں، جس کے بیچ میں ممتاز محل کی قبر ہے، اور ان جالی دار دیواروں کے بیچ میں ممتاز محل کی قبر ہے۔ تو جو شاہ جہاں کی پیاری بیوی تھی، اور جس کی فرمائش پر اس کے شوہر شاہ جہاں نے یہ عمارت بنائی تھی، یعنی کہ شاہ جہاں کی بیوی ممتاز محل کی قبر ان 4 دیوار اس تاج محل کے اندر ہے، اور اس کے پہلو میں بائیں طرف شاہ جہاں کی قبر ہے، اور اس قبر کے نزدیک میں ہی، اس کے ساتھ میں ہی، اس کے ایک طرف کے بغل میں ہی پھر
शाहजहां की, उसके शौहर की, मुमताज महल की शौहर की कब्र भी बनी हुई है। यानी कि दोनों मियाँ बीवी की कब्रें साथ साथ है। दोनों कब्रों पर कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई है, और इन दोनों कब्रों पर मुमताज महल में और शाहजहां के कब्रों पर भी कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई है। हकीकत में ये सिर्फ कब्रों के निशान, अगर हकीकत में देखा जाए तो ये कब्रों के निशान, ये असली कब्रें नहीं है। असली कब्रें ठीक उन्हीं मस्तूरी कब्रों के नीचे तहखाने में, जो असली कब्रें हैं शाहजहां और मुमताज महल की, जो असली कब्रें हैं वो इन्हीं मसनवी कब्रों के, बनावटी कब्रों के नीचे हैं, उनके तहखाने में है। ताजमहल में संग तराशी, गुलकारी, पिचकारी के ऐसे काम हैं कि दुनिया के किसी और इमारत में नहीं। तो जो ये ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत है, इसमें जो संग तराशी हुई है, इसमें जो गुलकारी की गई है, यानी कि फूल वगैरह बनाए गए हैं उसकी दीवारों पर, पिचकारी के ऐसे काम है, इसी तरह जो बाकी हुनर है, बेलबूटे बनाए गए हैं, ये इस तरह से खूबसूरत अंदाज से बनाए गए हैं कि शायद दुनिया की किसी और इमारत में ऐसे गुलकारी या पिचकारी नहीं की गई है। इसके मीनार, गुंबद, गुमजिया, मेहराबें, गर्ज, हर चीज गोया सांचे में डली हुई है। और इसका हर कोई चीज, चाहे उसका कोई मीनार है, कोई गुंबद है, कोई गुमजिया है, कोई मेहराब है, गर्ज जो कोई भी चीज ताजमहल की बनी है, इसको ऐसे बनाया गया है जैसे मैं इसको किसी सांचे में डालकर निकाला गया है। जिस तरह कि अगर आप किसी सांचे में कोई चीज डालते हैं तो फिर वो एक जैसी बनती है, इसी तरह इसका हर कोई चीज ऐसे बनाया गया है, इसमें जरा बराबर भी फर्क नहीं है। तो ऐसा दिख रहा है जैसे किसी सांचे में डाला गया है, फिर उनको वहां से बाहर निकाल कर यहाँ लगाया गया है। संगे मरमर पर ऐसी झुल्ला की गई है कि इसमें मोती की सी आग पैदा हो। तो संगे मरमर पर ऐसी कारीगरी की गई, झुल्ला का मतलब हो गया कारीगरी की गई है कि इसमें मोती की सी आग पैदा हो गई है कि ये बिल्कुल प्लेन हो चुके हैं, हमवार हो चुके हैं, जैसे कि मोती बहुत ही हमवार होते हैं। इसी तरह इस संगे मरमर पर भी ऐसी कारीगरी की गई है जैसे कि मोती के अतराफ बहुत ही फिसलन वाले होते हैं। चांदनी रात में ताजमहल को जरा दूर से देखो तो एक नूर का कुब्बा मालूम होता है। अगर हम चांदनी रात में इस ताजमहल को देखेंगे, दूर से देखेंगे, तो ऐसा दिख रहा है जैसे हमें नूर का कोई गुंबद मालूम होता है। कुब्बा का मतलब हो गया गुंबद। पत्थर में बारीक बारीक जालियां काटी हैं, तो जो पत्थर है संगे मरमर हैं उनमें जालियां काटी गई है, जैसे कि वो जालियां बनी हैं, वो पत्थर नहीं है, जालियां हैं। रंगीन पत्थरों के फूल पत्तियां तराश कर संगे मरमर की दीवारों में पायवस्त कर दी गई हैं, और रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगे पत्तियां, इनको तराश कर संगमरमर के दीवारों में चिपका दी गई है। पायवस्त हो गया, चिपका देना, लगा देना, तो जैसे ऐसा दिख रहा है जैसे हकीकत में ये सच में पत्थर है, फूल है, पत्तियां हैं, कलियां हैं, कैसी कैसी खुशनुमा बेलें बनाई हैं। तो बहुत ही खूबसूरत बेलें, बहुत ही खूबसूरत टहनियाँ या बहुत ही खूबसूरत पौधे इस पर उनकी शक्लें बनाई गई है। सीधी चली जा रही है, कोई बल खाती हुई है तो कोई टहनी सीधी यानी कि स्ट्रेट जाती है, तो कोई बल खाती हुई, कोई मोड़ खाते हुए आगे बढ़ती है। इन बेलों में फूल और कलियां लगाई हुई है, तो इन टहनियों में, इन दरख्तों में, जो दरख्तों के निशान, इनमें कहीं पर फूल लगाए गए हैं और कहीं पर कलियां हैं। कलियां का मतलब हो गया आध खिला फूल, जो अभी पूरा नहीं खिला होगा। कोई कली मुंह बंद, कोई आध खिली, कोई खिलाया फूल, तो कोई कली जिसका अभी सारा मुंह बंद है, वो अभी कुछ भी नहीं खिली है। कोई आध खिली, कोई किसी कली का ऐसी शक्ल बनाई गई है कि वो आधी ही खिली है। कोई खिलाया फूल, तो कोई कली पूरी फूल की तरह खिल चुकी है। एक एक फूल और एक एक पत्ती में भी न मालूम कितने जोड़ है, तो एक एक फूल और एक एक पत्ते में भी बहुत सारे जोड़ है। इनके नाजुक से नाजुक रंगे और
बारीक से बारीक दारियां तक साफ दिखाई गई है, अगरचे ये शक्लें बनाई गई है, और इन पत्तों और फूलों के अंदर जो नाजुक से नाजुक रगें होती है, जैसे असली पत्तों और फूलों में रगें होती है, वो रगें भी इन नकली फूलों और पत्तों में बनाई गई हैं और बहुत ही साफ तरह से दिखाई दे रही हैं। लुत्फ ये है कि न देखने में कोई जोड़ मालूम होता, न छूने में खरखरापन, और हैरानगी की बात तो ये है, मजे की बात तो ये है कि इन पत्तियों को जोड़ भी मालूम नहीं होते हैं, इन पत्तियों के जोड़ भी हमें महसूस नहीं होते हैं, न छूने में खरखरापन, और अगर हम इनको हाथ से छू ले तब भी हमें खरखरापन मालूम नहीं होता है, यानी कि ये बहुत ही हमवार है। ऐसा मालूम होता है कि किसी बड़े होशियार मुसव्विर ने मोई कलम से दीवारों पर बेल बूटे बना दिए। क्या ऐसा इनको देखकर ऐसा लगता है कि किसी बहुत ही माहिर, किसी बहुत ही ज़हीन तस्वीर बनाने वाले ने, किसी बहुत ही ज़हीन पेंटर ने अपने ब्रश से इन दीवारों पर ये बेल बूटे बना दिए हैं। इन संतराशों में कहाँ का कमाल आ गया था। न जाने ये जो संतराश थे जिन्होंने इन पत्थरों को काट काट कर ऐसे ये फूल और क्रिया बनाई थी, उनके अंदर ये कमाल कहाँ से आ गया था, उनके अंदर इतनी कारीगरी, इतना हुनर कहाँ से हासिल हो चुका था, उनके हाथों में किस गजब की सफाई थी। तो हैरान इंसान हो जाता था कि उनके हाथों में किस किस्म की सफाई थी कि इनके हिसाबों पत्थर न हुआ, मोम हुआ कि जैसे चाहा तराश लिया, कि उनके एतबार से जैसे लग रहा है कि वो पत्थर को नहीं काट रहे थे बल्कि मोम को काट रहे थे, किसी नरम चीज को काट रहे थे, जैसे चाहते थे उस तरीके से उसको तराशते थे। ताजमहल फन तमीर का एक बेमिसाल नमूना है, और ये जो ताजमहल है, ये जो ताजमहल की इमारत है, ये सारे दुनिया में एक बेमिसाल नमूना है, यानी कि एक ऐसी इमारत है, एक ऐसा नमूना है जिसकी मिसाल हमें दुनिया में मिलनी मुश्किल है। न ज़ुबान इसकी तारीफ कर सकती, न कलम इसकी तस्वीर खींच सकता, यानी कि ये इतनी खूबसूरत है, इसमें इतनी बारीकियां हैं कि हम अगर चाहे जुबान से इसकी तारीफें करना चाहें तब भी हमारी जुबान इसकी सारी तारीफें, मुकम्मल तारीफें नहीं कर सकती है, और अगर हम कलम से इसकी तारीफें लिखना चाहेंगे तब भी कलम से हम इसकी तस्वीर, इसकी तारीफें पूरी तरह से बयान नहीं कर सकते हैं। इस इमारत को बने हुए कई सौ बरस हो गए, तो तब से जब से शाहजहां ने ये बना ली है, जब से मुगलों का दौर यहाँ पर रह चुका था हिंदुस्तान में, तब से कई सौ बरस गुजर गए, यानी कि इस इमारत को बने हुए कई सौ बरस गुजर गए, मगर अब भी वो आबताब है कि गोया आज ही बनकर तैयार हुई है, लेकिन उसके अंदर अब भी वो चमक है, अब भी वो चमक और दमक है, अब भी वो खूबसूरती मौजूद है कि जैसे लग रहा है कि ये कोई पुरानी इमारत नहीं है, इसको हाल ही में बनाया गया है। दुनिया के गोशे गोशे से लोग इसके दीदार के लिए आते हैं, और दुनिया के कोने कोने से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। बड़े से बड़े इंजीनियर और कामिल से कामिल मेहमान इसको देखकर हैरत के दरिया में डूब जाते हैं, और जो दुनिया के बड़े से बड़े इंजीनियर और काबिल से काबिल मेहमान इमारतें बनाने वाले हैं, जब वो ताजमहल का नक्शा, उसकी इमारत को देखते हैं तो वो हैरानगी के दरिया में डूब जाते हैं, यानी कि वो हद से ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये कारीगरी, ये इंजीनियरिंग, ये हुनर, ये फन कहाँ से उन लोगों को हासिल हुआ था जिन लोगों ने इस ताजमहल को तमीर किया था। आखिर में हम लखनऊ के मशहूर शायर हजरत सफ़ी लखनवी का एक शेर देखते हैं। तो आखिर में इस लेसन के आखिर में लखनऊ के एक मशहूर शायर जिसका नाम हजरत सफ़ी लखनवी है, वो उसकी तारीफ में एक शेर लिखता है जिससे तुमको मालूम हो जाए कि ताजमहल कितनी खूबसूरत इमारत है। जिस शेर को पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद हमें पता चलेगा कि ये जो ताजमहल है ये अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। तो ये हजरत सफ़ी लखनवी का शेर इस तरह से है, देख कर सैर इस दुनिया से गुजरना सहल है,
देख कर सैर, इस दुनिया से गुजरना सहल है, मकबरा ऐसा जो मिल जाए तो मरना सहल है। यानी कि शायर के कहने का मतलब है कि अगर इस जैसी दुनिया में, इस बड़ी दुनिया में हम सैर करेंगे, ये तो बहुत ही आसान है। सहल का मतलब हो गया आसान, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मकबरा जो मिल जाए तो मरना सहल है। अगर इस किस्म का खूबसूरत मकबरा कहीं मिल जाए तो इंसान उस मकबरे को देखकर मरने की तमन्ना हासिल करेगा, मरने की चाहत हासिल करेगा। तो इस तरह से इसकी तारीफ में, इसकी खूबसूरती में हर किसी शायर ने, राइटर ने, अदीब ने, देखने वाले ने, हर किसी ने ताजमहल की खूबसूरती का जिक्र किया है। उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान हो चुका है, या हम कहेंगे ताजमहल ने उसको अपनी हैरानगी में डाल दिया है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको ये लेसन जो कंप्लीट हो गया ताजमहल, तो ये आपको समझ आ चुका होगा। थैंक्स फॉर टुडे।